नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में इस समय भारी चर्चा इस बात की है, जो चुनाव आयोग से संबंधित है। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद देश में चुनाव आयोग इस समय राष्ट्रीय विमर्श का एक बिंदु बन गया है। बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनके जरिए कोशिश की गई कि ये विमर्श यहाँ से हट सके, इससे ध्यान बढ़ सके। यहाँ तक हुआ कि हमारे 3 महीने बाद हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये बताया कि भारत ने जो हमारा और पाकिस्तान का 4-5 दिनों का सीमित युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने उनके जहाज गिराए, कितने उनके उपकरण नष्ट किए, इन चीजों पर बताया उन्होंने एकाएक 3 महीने बाद। लेकिन फिर भी वो उस तरह से उस उत्कंठा को जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैदा हुई है, वापस नहीं ले सका और चर्चा घूम फिर कर उसी पर है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ इसकी शुरुआत दरअसल यहाँ से हुई जब हालांकि ये मन में तो लोगों के बहुत पहले से बहुत सारी चीजें, शंकाएं चुनाव की हमारी प्रणाली के बारे में थी। उनमें से बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं कि जो परसेप्शन बन गए हो लेकिन उनमें आधार ना हो। लेकिन कुल मिला जुला के जो इस संस्था का मतलब है किसी भी लोकतंत्र में कि लोगों पर विश्वास हो, लोगों में इस बात का कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष है और वो साफ सुथरे ढंग से हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कराने का जो चुनने का काम है उसको संचालित करती है। इस बारे में जो भी अध्ययन हुए हैं, सर्वेक्षण होते रहते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सी मान्य और बहुत सी गैर मान्य एजेंसीज हैं जो लोगों की राय का सर्वेक्षण करती। इसमें जो सबसे प्रतिष्ठित है वो है CSDS, और वो एक लोक नीति के साथ मिलके हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में लोगों की राय का एक परीक्षण करती है और अपना डाटा जारी करती है। उसके परीक्षण से पता लगता है कि देश में जो उसने 2024 के आम चुनाव से पहले किया था, 2 महीने पहले, कि देश में 52% लोग हमारी चुनाव व्यवस्था पर अविश्वास करते हैं, यानी आधे से ज्यादा। ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा था, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे हम लोग इसको विमर्श में नहीं ला सके और इसको दुरुस्त करने का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। तो इसी से संबंधित एक याचिका एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थी। उस याचिका पर चूंकि उन सज्जन का एक दिन पहले उनसे कहा गया कि वो VRS ले लें, या उन्होंने लिया, अगले दिन उनको सीधे चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ये चूंकि सरकार या प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं इससे पहले ये सब करते रहे हैं, नियुक्ति सरकारें करती रही हैं, लेकिन इस तरह से चुनाव आयोग कटघरे में कभी नहीं आया। इस बार क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में पाया कि जिस तरह से उनकी नियुक्ति की गई वो गलत है, और उसने एक व्यवस्था दी कि फिलहाल जब तक इस देश में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का एक कानून नहीं बन जाता जो इन सवालों को एड्रेस कर सके जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, जिससे लोगों में उसका विश्वास हो, तब तक के लिए एक व्यवस्था रहेगी कि जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके ये 3 लोग चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया करेंगे। उसमें लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जब तक ये कानून नहीं बन जाता, इस कानून नहीं बन जाता कि लाइन को सरकार और एक ऐसा कानून बना लिया जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में जो चीज निहित थी उसको उसने उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट उस शंका को आगे बढ़ा रहा था कि हमारे चुनाव आयोग की जो प्रणाली है उस पर लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है, और जिस तरह से वो नियुक्तियां हो रही हैं वो उस शंका को और मजबूत कर रही हैं। इसलिए ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए नियुक्ति की जिस पर लोगों का विश्वास बढ़े, घटने की जगह। लेकिन उल्टा किया सरकार ने अपने बहुमत की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे कानून का प्रावधान कर दिया जिसमें अब प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक और उनका मंत्री, जो इस मामले में उन्होंने गृह मंत्री को रखा बार बार, अमित शाह जी को,
और लीडर ऑफ अपोजिशन तीसरा। ये 3 लोगों की समिति अब चुनाव आयुक्तों की हमारे देश में उस कानून के तहत नियुक्ति करती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार वही जो चीज थी उसी को और उन्होंने कानून के जरिए पुख्ता कर दिया कि सरकार ही जिसको चाहेगी 2-1 के वोट से, हमेशा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपना डिसेंट प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसका 1 वोट होगा, 2 के खिलाफ 1 हमेशा हारता रहेगा, तो सरकार अपने मन के आयुक्त नियुक्त करेगी। और उसने किया। उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं लोग, उनमें से जो ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, ये होम मिनिस्ट्री में, यानी होम मिनिस्टर ही बैठ के नियुक्त कर रहा है। उन्हीं के ऑफिस में उनके नीचे पहले काम कर चुके एडिशनल सेक्रेटरी, जो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं उसी विभाग में, उन्हीं को उन्होंने नियुक्त कर लिया। अब जाहिर है कि इस पर सब पर देश में ये और बात है कि हमारे देश में इन चीजों पर उस तरह से समझ बूझ और इशू बनने में वक्त लगता है। हम एक विकासशील देश है, हमारी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हमारी आबादी की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत सारी चीजों से उस तरह से भिज्ञ नहीं होती जैसा इन मामलों पर होना चाहिए, न उसकी संवेदनशीलता उस तरह से प्रकट होती है। विविधता के कारण ये रीजन स्पेसिफिक भी है, कुछ रीजन्स में ये ज्यादा ढंग से होता है, बहुत सारे रीजन में इसमें निरपेक्षता बनी रहती है। खैर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये चर्चा गर्म हुई तब जब एकाएक बिहार के चुनाव से ठीक पहले इस चुनाव आयोग ने एक स्पेशल रिवीजन क्या उन्होंने ऐलान कर दिया कि इलेक्टोरल जो हमारे लिस्ट है उसको जो उन्होंने पहले पखवाड़े में तिमाही में किया था इस साल के, उसको वो फिर से 1 महीने के भीतर करेंगे। इसके पहले इस तरह के रिवीजन कभी 1 महीने में संभव नहीं हुए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में हुआ था तो लगभग 1 साल चला था। अब ये दूसरी बार हो रहा था, एकाएक चुनाव से ठीक पहले 1 महीने में उन्होंने कहा कि हम स्पेशल रिवीजन करेंगे। इस पर फिर हल्ला गुल्ला मचा, शंका हुई, लेकिन इसी बीच पता लगा कि राहुल गांधी एक मामले की स्टडी कर रहे थे अपनी टीम के साथ। चूंकि चुनाव, एक और चीज हमारे इस दौर में हम देख रहे हैं, इस सरकार के दौर में, कि यह सरकार स्वयं और उसके जरिए बनने वाले बहुत सारे स्वायत्त शासी संस्थानों में भी और विधि द्वारा स्थापित ऐसे संस्थान जो माने जाते हैं कि वो स्वयं में कानून के तहत ही बनते हैं और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, उनमें भी हमने पाया कि वो सब एक काम करने में सबसे आगे होते हैं कि किसी किस्म की सूचना जनता में न जाने पाए, राजनीतिक दलों तक न जानने पाए, जाए तो इस तरह से जाए कि उसका कोई अध्ययन न हो पाए, अध्ययन हो तो उसमें किसी का जवाब न दिया जाए, अगर उस पर कोई सवाल खड़े हो तो उनको भी बुलडोज कर दिया जाए। और इस व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि हमारे देश में स्क्रूटनी करने के जो काम करने वाले संस्थान हैं, सबसे प्रमुख है उसमें मीडिया। उसने अपनी जिम्मेदारी को नष्ट कर लिया है और वो सरकार की ओर से बैटिंग करता हुआ कंटिन्यूअस जारी है। पिछले 11 वर्षों में उसने अपने आप को एकदम उल्टी दिशा में कर लिया है। तो इसकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ इक्का दुक्का यूट्यूब चैनल करने वालों ने मेहनत की तो उन्होंने पाया कि इसमें कितनी गंभीर त्रुटियां इस पूरे कार्यक्रम में और इसमें, और फिर उसमें से निकल के आया कि जब इनकी घोषणा हुई कि करीब 65 लाख लोगों का, यानी कुल 8.25 करोड़ वहां वोटर हैं, उसमें से 65 लाख लोगों का नाम निकाल दिया गया, यानी एकाएक वो 7.25 या 7.1 रह गए। और हमें नहीं मालूम कि कितना जोड़ा गया और किसका जोड़ा गया, क्योंकि लिस्ट देने से ही मना कर रहा है चुनाव आयोग। जो उसने डिजिटल सूचनाएं डाली हुई थी वेबसाइट पे, उनको हटा के भी पीडीएफ फॉर्म में कर दिया कि उनको मशीनों से ना पढ़ा जा सके। यानी लोगों को सूचनाओं से वंचित करने की कोशिश, ये हम करते हुए इस मशीन को देख रहे हैं जिसका नाम चुनाव आयोग है। फिर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इसके खिलाफ मामला गया था, उसको नोटिस हुआ था, उसका आज उसने जवाब दाखिल किया है या कल, जिसमें उसने सूचनाएं न देने के लिए एक रूल का बहाना बना के कि हम ऐसी लिस्ट जारी नहीं करेंगे, वैसी लिस्ट जारी नहीं करेंगे, ये सब कह के रूल वगैरह का बहाना किया है। इसके पहली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश पर सलाह दी थी, उसने उनमें से एक भी बात को नहीं माना और उस पर भी एफिडेविट दे दिया कि नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में ये देश जो पहले से अविश्वास से ग्रस्त है इस बात से कि चुनाव की हमारी प्रणाली अविश्वसनीय है, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसको समझने के लिए आज हमने अपने मेहमान चुने हैं राजू शर्मा जी।
राजू शर्मा जी हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं, आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। उन अफसरों में शरीक है जो रिटायर होने के बाद जिन लोगों ने एक संगठन बनाया है जो संविधान सम्मत सवालों को लोकतंत्र में सुरक्षित रखने की कोशिश करता हुआ मिलता है, सत्ता से पूछता है वो भी सवाल, बहुत सारे बहुत जरूरी सवाल, विस्तार, चूंकि उन लोगों को अनुभव है, उनकी एक्सेस थी सूचनाओं पर और इस प्रणाली पर, लंबे लंबे समय तक उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है। ऐसे सैकड़ों लोग इन लोगों के साथ संबद्ध हैं और बार बार इन मुद्दों को लेते रहे हैं। ये मुद्दा भी उन्होंने लिया है। तो राजू शर्मा जी उनमें से एक हैं और हमारे कार्यक्रमों में आप इनको देखते रहे हैं। तो आज इसकी टेक्निकलिटीज पर मैं खुद न जाकर, मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह, जैसे हमारे समाज इन सवालों से जूझ रहा है, उस तरह के प्रश्न उन पर प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद है कि राजू शर्मा जी के उत्तरों से आपको बहुत कुछ चीजों को समझने में आसानी होगी जिनको आप समझना चाहते होंगे इस प्रसंग में। तो आपका स्वागत है राजू शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में। आप भी हम लोगों की तरह ही उद्वेलित हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो चीजों को जान रहा है उसी तरह से उद्वेलित होगा। अब चूंकि मैंने एक लंबा इसमें व्याख्यान कर ही दिया भूमिका में, तो एक आपसे भी जवाबी भूमिका इस पूरे प्रकरण की एक बार आ जाए, फिर हम लोग अपने सवाल जवाब पर शुरू करते हैं। जी धन्यवाद शीतल जी। दो चीजों की बात आपने की है। एक तो जो राहुल गांधी ने खुलासा किया वोट की जो व्यवस्था है, उसमें जो वोटर होता है उसकी सूचियों में किस तरह से हस्तक्षेप किया जाता है ताकि एक पार्टी या जो भी ज्यादा शक्तिशाली है वो अनुचित लाभ उठा सके। ये तो एक चीज। दूसरी चीज, बिहार के जो वोटर लिस्ट का SIR जिसे कहा गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब स्पेशल तरह का एक बहुत तीव्र किस्म का पुनरीक्षण मतदाता सूची जी। तो इन दोनों चीजों में, और बल्कि आज भी ताज़ा चीज ये है कि आज चुनाव आयोग ने एक नया एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो वहां पे केस चल रहा है SIR के खिलाफ। ADR नाम की संस्था ने याचिका दाखिल की थी कि SIR का पूरा प्रोसेस है, इसको असंवैधानिक मानते हुए इसको निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इसके मामले में ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, एक तरफ वो बहुत महीन किस्म के डिस्कशन है, सूक्ष्मताएं हैं उसमें कानून की, जो अक्सर जो आम वोटर है या जो ऐसा वोटर भी जो बहुत बेहद पढ़ा लिखा है लेकिन जो इतनी पेचीदगियों में नहीं जाता, केवल अखबार पढ़ के और न्यूज़ चैनल देख के या इधर उधर थोड़ा बहुत देख के समझता है, तो उसमें समझने की गलतियां हो जाती हैं। तो पहले तो मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये कहा जा रहा है कि ये SIR जो है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, होता रहा है, ये प्रणाली है, ये संविधान में लिखा है, ऐसा होना चाहिए, और मतदाता सूची को साफ करना, उसको अद्यतन बनाने के लिए जरूरी है। इसका उत्तर ये है कि SIR हुआ है 20 साल में एक बार, जैसे आपने कहा 2003 में वाजपेयी जी के समय में हुआ था। लेकिन समस्या ये नहीं है कि उस समय 1 साल लगा और इस समय बहुत कम समय दिया गया, तो समस्या उस वजह से है। समस्या ये है कि इस तरह का SIR, इस तरह के नियमों वाला SIR हिंदुस्तान की इतिहास में पहले कभी नहीं। ये नए तरीके का SIR का रिवीजन है, और कुछ ही इस तरह के लेख आए हैं जिन्होंने ये बताया है, दिखाया है, दर्शाया है, कहा है कि ये NRC जिसके खिलाफ जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट हुआ था, ये उसको बैकडोर से लाने की, चुनाव आयोग के माध्यम से लाने का तरीका इजाद हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसको सबसे पहले, और उसके बाद आगे की बातचीत में साफ भी होता जाएगा कैसे है ये। और एक मैं थोड़ी हल्की बात कहूँ तो ये कहूँ कि आज जो चुनाव आयोग ने एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका मुख्य रूप से ये कहना है कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे। और आपको याद होगा जब NRC का एजिटेशन अपने चरम पर था,
तो नागरिक की तरफ से एक बड़ा गाना मशहूर हुआ था जिसमें ये कहा गया था हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो उस समय तो सिटीजन ने प्रोटेस्ट की स्टेट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ या तंत्र के खिलाफ, और कहा कि भाई आप जबरदस्ती हमसे कागज मांग के हमको उत्पीड़ित कर रहे हो, हम नहीं दिखाएंगे, आप हमारे खिलाफ ये साजिश के तहत हमको पीड़ित करना चाहते हो। अब बड़ी विकट सी स्थिति है कि स्टेट का, तंत्र का सबसे मजबूत या सबसे संवैधानिक संस्था नागरिक को या सुप्रीम कोर्ट के ये कह रही है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये उलट पुलट की स्थिति बहुत विकट किस्म की चीज है और इसको समझने की जरूरत है कि कागज नहीं दिखाएंगे का क्या मतलब है। आपने सही कहा कि पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया कि जितनी भी उनकी मशीन रीडेबल लिस्ट थी उनको गायब कर दिया। एक चीज जो आपने कही कि भाई 65 लाख लोग नाम नहीं है, दो तरह के डिलीशन होते हैं, आप समझिए शीतल जी। एक तो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले ही निकाल दिए गए, और एक वो जो प्रकाशित होने के बाद प्रयोजनों के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से डिलीट होते हैं या ऐड होते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी लिस्ट प्रकाशित हुई, उसमें 65 लाख लोगों के नाम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन या बाकी बहुत सारे जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्यों हर चीज की आलोचना होती है, वो कहते हैं कि भाई ये डिलीशन हो गए तो आप आपत्ति कर लो, आप इसके खिलाफ फॉर्म दाखिल कर दो या कुछ कर लो। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आपके श्रोताओं को कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निकली है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कानून के अंतर्गत जिसमें ये लिखा हो कि आप आपत्ति इस फॉर्म में इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति का कोई प्राविधान नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्राविधान ये है। एक सेकंड, ये जो कह रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से कि 1 महीना तो हमने दिया है, ये 1 महीना किस चीज के लिए दिया है और किस प्रावधान में दिया है? 1 महीना केवल 2 चीजों के लिए दिया है। कोई भी आदमी जो अपना नाम उसमें नहीं पाता है, नए सिरे से अपना नाम जोड़ने के लिए कह सकता है कि भाई मेरा नाम इसमें नहीं है, मेरा नाम शामिल कीजिए। ठीक है। अच्छा, वो नई दरखास्त दे, मतलब एक फ्रेश एप्लीकेंट हो सकता है, जो लेकिन वो करेक्शन की बात नहीं कर सकता। आप बिल्कुल इसको क्लियर कर दें हमारे लोगों के लिए। देखिए, राजू शर्मा जी बता रहे हैं कि जिस विधान का उल्लेख करके चुनाव आयोग कोई सूचना नहीं देता, उसी विधान में अब किसी मतदाता के पास ये अधिकार ही नहीं, कोई माध्यम नहीं है। अब उसे नए सिरे से, वो अगर लिस्ट में पा रहा है कि उसका नाम नहीं है, तो वो नए सिरे से अप्लाई करे। अब 1 महीने में इस एप्लीकेशन देना और उसका हो जाना, आप समझ सकते हैं इस प्रक्रिया का क्या मतलब है। नए सिरे से का अर्थ भी समझ लीजिए। कानून ये कहता है कि नए सिरे से जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो 2 तरीके के लोग फाइल करते हैं। एक तो जो पहली बार मतदाता बना, या दूसरा जो कभी मतदाता था ही नहीं, मतलब उसका नाम कभी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। 2 तरह के लोग नए सिरे से, क्योंकि वो जो प्रपत्र है उसमें ये कहा जाता है कि पहले कभी आपके पास वोटर आईडी थी, या आपका वोटर जो कार्ड था वो कभी निरस्त हुआ था। अगर आप उस पर हाँ लिखेंगे तो वो फॉर्म आपका दाखिल नहीं हो पाया। अच्छा, आप केवल नए मतदाता के रूप में, या ये कहकर कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई है और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप पहुंच गए हैं, इसलिए आप वहां के नए मतदाता, केवल नया मतदाता ही अपने आप को इंक्लूड करने की दरखास्त दे सकता है। डिलीटेड मतदाता नहीं दे सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। एक ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण, इसमें टेक्निकलिटीज की बदमाशी कितनी है कि डिलीटेड मतदाता नहीं अप्लाई कर सकता, और अगर वो करेगा तो खारिज हो जाएगा। यानी जिसको उन्होंने काट दिया हो तो कट गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेगा तो क्या होगा, क्योंकि उसमें कोई, आप वो फॉर्म भरोगे उसमें एंट्री, उस फॉर्म को एक्सेप्ट ही तब किया जाएगा जब आप एक नए मतदाता के रूप में। नया मतदाता कौन होता है? जो कभी मतदाता था ही नहीं, जिसके पास वोटर यानी ये व्यवस्था सिर्फ उनको मौका दे रही है जो 18 साल के बाद, अभी 19 साल में हुए हैं, मतदान में नहीं थे, पहली बार के मतदाता।
बन रहे हैं, सिर्फ उनको व्यवस्था दे रही है। जी, मैं ये भी बता दूं कि ये जो डिलीटेड मतदाता और नए मतदाता का जो मैंने एक बताया है, तो कि दोनों में बहुत महीन किस्म का, बहुत ही ज़हीन किस्म का भेद है, जो कि इलेक्शन कमीशन जानती है, जानकार लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता, बल्कि पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग भी नहीं जानते। क्यों ये स्थिति विकट सी दिख रही है? विकट सी इसलिए दिख रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 65 लाख आदमी के नाम हमने हटा दिए थे। वो या तो मर चुके हैं, या वो कहीं और जाके रहने लगे हैं, वो यहाँ के है ही नहीं, या वो कहीं और, मतलब वो मिले ही नहीं, मतलब यहाँ रहते ही नहीं। जो भी कारण थे, 65 लाख उसमें शामिल ही नहीं हुए, और हम लोग बार बार गए थे, और ना उनके ना फॉर्म है, ना वो यहाँ रहते हैं, या वो मर गए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपी एक्ट की धारा 22 है। धारा 22 में लिखा है कि जब आप पुनरीक्षण की कार्यवाही करते हैं कभी भी, और किसी भी व्यक्ति का नाम हटाया जाता है, तो जिस व्यक्ति का नाम हटाया गया उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करे उस प्रोसेस में जब आप पुनरीक्षण कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नोटिस जारी किए थे, 65 लाख लोगों को कोई चिट्ठी भेजी थी, या उनके परिवार वालों को चिट्ठी भेजी थी? अगर मामला ये था कि भाई वो मृत्यु हो गई है, मृत्यु का आप कैसे जांच करेंगे? परिवार से पूछ के ही तो जांच करेंगे, मृत्यु का प्रमाण पत्र देके ही तो जांच करेंगे। कि बीएलओ ने कह दिया वो मर गया, तो हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, इस सरकार की बात नहीं है, हमेशा से ये शिकायत रही है कि भाई जब पुनरीक्षण होता है तो बहुतों के नाम हटा दिए जाते हैं। आपने यूपी में देखा कि भाई लोग कहते हैं हमारा नाम ही नहीं है। मेरा अपना, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा नाम डिलीट हो गया, और तब मैंने ये एक्सरसाइज की थी कि भाई डिलीट हो गया है तो मैं आपत्ति कैसे करूं। मुझे पता चला कि आपत्ति नहीं कर सकता, नए मतदाता के रूप में ही अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने नए मतदाता के रूप में अप्लाई किया, तो मुझे दोबारा से एक वोटर आईडी मिली। तो 65 लाख नोटिस जारी नहीं हुए, और 65 लाख स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं हुए। आप उसमें लिखा है कि ये धारा 22 से अगर कोई ग्रसित है, कोई किसी को आपत्ति है उसमें, तो वो धारा 24 के बीच में अपील कर सकता है कलेक्टर के। अब अपील कैसे करेगा? जब आदेश ही पारित नहीं हुआ तो अपील क्या करेगा? ठीक बात। एक पक्षी है, आपने बैठ के वहां पे एक डिलीटेड का ठप्पा लगा दिया और नाम हटा दिया वहां से। जी। तो ये पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं। अब जो स्थिति है अब ये है कि इस जो लिस्ट अब आई है, 65 लाख तो छोड़िए, वो तो गए, वो उनमें से जितने भी चाहें तो केवल नए मतदाता के रूप में रिजॉइन कर सकते हैं। अब जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके खिलाफ आपत्ति लोग फॉर्म 7 के जरिए करेंगे कि भाई इसने झूठी सूचना दी है, इस घर में ये आदमी रहता ही नहीं है, ये आदमी जो है इसके कहीं और वोट है। जैसे पार्टियां करती है एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाती है, मतलब एक तीसरा पक्ष ये डाल सकता है, या इसमें गलत सूचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मेरा नाम छूटने से रह गया, मैं नया मतदाता हूँ, छूटने से रह गया मतलब नया मतदाता हूँ, तो मैं ये एप्लीकेशन दाखिल कर रहा हूँ। इसमें लेकिन ऐसी भी नाम हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, जहां पे बीएलओ ने ये उसके सामने इंगित किया होगा कि ये डाउटफुल है। डाउटफुल किस लिहाज से है? अब हम आते हैं कि क्या परिवर्तन इस एसआईआर में किया गया जो पहले कभी नहीं हुआ। वो ये किया गया कि आपने वोटर से आप वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिसका अर्थ ये है कि पहले अपनी नागरिकता सिद्ध करो, तभी आपको वोटर की आईडी मिलेगी। अगर आप नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते तो आपको वोटर की आईडी नहीं मिलेगी। एसआईआर का ये मतलब। जो 11 इसलिए आपने बताया कि ये एसआईआर के नाम पर एनआरसी है, इस वजह बैकडोर एनआरसी, क्योंकि पूरे नियम वही हैं जो एनआरसी के नियम है कि आप 3 तरह के लोगों को देख रहे हैं। आपने एक 2003 के वोटर लिस्ट को मान लिया, उसके बाद 87 के बाद जो पैदा हुए और 87 के पहले जो पैदा हुए। एक केस में आपको माँ या बाप दोनों में से एक का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और एक केस में जो यंगर है, जो 87 के बाद पैदा हुए, उनको दोनों का देना पड़ेगा।
ये जो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र आप मांग रहे हो, यही तो मूल था एनआरसी का, कि आप ये सिद्ध करिए कि आपके पूर्वज भी यहाँ रहते थे, उसका कागज प्रमाण लेके आइए। जी जी जी। तो अगर कोई दलित है, अगर कोई मुसलमान है जिसके नाम में मान लीजिए उसके पिताजी, पहली बात तो होगा ही नहीं उनके पास, किसके पिताजी के पास जन्म प्रमाण पत्र, हमारे यंग लोगों में भी कितनों के पास जन्म का प्रमाण पत्र? पहले होता ही नहीं था, हम लोग पिता उता का कहा अगर है तो अगर है, मान ली लड़की है, उसके पिताजी है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, अब लड़की के नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सो एंड सो डॉटर ऑफ सो एंड सो। मुस्लिमों में तो बहुत होता है कि शादी के बाद आपकी नाम ही बदल जाता है। स्पेलिंग में तो बहुत, मोहम्मद को आप स्पेल करते हो कि तो 20 तरह से करते हो आप, तो एक छोटी सी गलती से भी वो रिजेक्ट हो जाए। एनआरसी के खिलाफ इसीलिए तो आंदोलन हुआ था कि इसमें बहुत सारे लोग, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आसाम। ये जरा एलेबोरेट कर दीजिए जरा जी। इसमें एनआरसी तो चलाई जा चुकी है ना, आसाम में चलाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चलाई गई थी, जिसे सरकार ने नहीं माना। उसमें 16 लाख लोग पूरी जांच और पूरे उसके बाद ऐसे पाए गए जो ऐसे कागजात प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उनमें हिंदू थे 9 लाख करीब, और बाकी मुसलमान थे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन अब सीएए है जो कि ये अलाउ करता है कि हिंदू अगर इलीगल माइग्रेंट है तो वो तो नागरिकता पा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान इलीगल माइग्रेंट होता है, चूंकि हमारे यहाँ व्यवस्था बदल गई है, आदमी को ये सिद्ध करना है कि मैं सिटीजन हूँ, स्टेट को सिद्ध नहीं करना कि आप सिटीजन नहीं हो, उल्टा हो गया। जी जी। आमतौर पे होना ये चाहिए किसी भी एक अच्छे नागरिक प्रिय राज्य में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, कि किसी व्यक्ति पे शक होता है तो आप उसके खिलाफ सबूत जुटाते हो, उसके खिलाफ मर्डर एक्यूज भी होता है तो उसमें यही प्रोसेस फॉलो होता है। जी। नागरिकता के केस में भी अगर आपको डाउट है तो आप जांच करिए, आप ऐसा कागज निकालिए कि भाई इसके पास है ही नहीं है, नागरिक है नहीं, आप केस चलाइए और उसको नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन डालो और ये सबूत दिखाओ, 11 डॉक्यूमेंट में से एक दिखाओ, डिपेंडिंग ऑन योर एज, कि आप यंग हो, क्या हो, 3 तरह की नागरिकताएं हैं हमारे यहाँ, तो उसके बेसिस पे अगर आप नहीं दे पाए तो आप नागरिक नहीं हो। तो ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, 65 लाख का जो बात बताई, और दूसरी ये बताई कि जो बचे हुए लोग हैं उनमें से जो वो नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे उनको भी वोटर आईडी नहीं मिलेगी। अब वो कितने हैं? तो इस आपके इस स्पष्टीकरण से तो ये लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, इस तरह की संगठित बेईमानी चाहे तो इलेक्शन कमीशन प्रायोजित करा सकता है। ये जो इसको मैं बेईमानी उस सेंस में नहीं कहूंगा, क्योंकि एक कानून के तहत वो काम कर रहे हैं, सिटीजन नहीं, इसमें इसके 2 पक्ष हैं। जो एक पक्ष आपने बताया, दूसरा पक्ष ये है कि अगर एक और तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हिस्सों से आते हैं, समाज के कमजोर जातियों से आते हैं, या ऐसे धर्म से आते हैं जो आजकल राजनीति के निशाने पर है। तो और चूंकि हमारे यहाँ सच्चाई है कि हमारे सीमावर्ती जो देश हैं, जो इसी देश के टुकड़े से बने हैं, जो एक 71 की एक लड़ाई की वजह से, जिसमें सचमुच में इधर से उधर आना जाना हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को संदिग्ध बनाकर, जो निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए कठिनाई करते रहे होंगे चुनाव में, आप उनको उस खाते में डाल सकते हैं। दूसरी ओर कौन जानता है, जब इस तरह से आप चीजों पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो सूचनाएं आ रही हैं कि एक घर में 80-80 नंबर है, जिस घर में वो घर के मालिक को भी नहीं पता है, किसी को मोहल्ले में नहीं पता है कि 80 लोग कौन है, लेकिन वो थे वहां पर, मतदान रजिस्टर्ड थे। बिहार से भी ऐसी अनेक सूचनाएं आ रही हैं, अनेक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें आ रहा है अभी वाले में भी कि ऐसे ही बड़े बड़े गुच्छे हैं। तो यानी कोई अगर ग्रुप अगर बहुत संगठित है, जिसके पास साधन है, और अगर उसकी एक्सेस इलेक्शन कमीशन में भी है, और वो अगर अपर क्लान से आता है सोसाइटी के, तो वो इस तरह से किसी विधानसभा में चुनिंदा तौर पर 30-40 हजार वोट ऐसे ऐसे गुच्छों में डाल सकता है बहुत जगह,
और 30-40 हजार लोगों के वोट कटवा भी सकता है। अगर कोई संगठित और सुव्यवस्थित है और जिसके पास साधन संपन्नता है, जैसा हमारे यहाँ एक ग्रुप के पास है, उसी एक ग्रुप के पास अभी सब कुछ है। उसके बैंक में 10,000 करोड़ है ऑफिशियली, उसको केंद्र में है, हम जानते हैं कि सब जगह के साधन उसके पास है। हर चुनाव में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उनमें से बहुत सारे उसके ही लोगों के हाथ निकलते हैं। माना जाता है ये, अब चूंकि बहुत सारी चीजें मानी जाती हैं, क्योंकि उनको प्रूव करना आसान नहीं है, कि चुनावों में बहुत ज्यादा खर्च होता है जितना घोषित है, लेकिन चुनाव आयोग उसमें एक पक्ष को कभी पकड़ता नहीं है। जैसे दिल्ली के चुनाव में उसने एक प्रवेश वर्मा नाम के प्रत्याशी, जो मंत्री भी बन गए हैं, जो पहले सांसद वगैरह रहे बीजेपी के, उनको उसने खुलेआम लोगों को लाइन लगवा के औरतों को रुपया बांटते हुए वीडियो आने के बावजूद उसने उन पर कुछ नहीं किया। तो ये जो इस तरह से संगठित अपराध, एक तरह से अपराध कहें या जो मैनूवरिंग कहें, अगर कोई ग्रुप जिसमें सामर्थ्य है वो करना चाहे, तो ये सारी व्यवस्था उसको सहूलियत भी दे रही है कि नहीं? दो चीजें आपने पूछी हैं, तो दो उत्तर मैं दे रहा हूं। पहली चीज तो आप के श्रोता ये भी जान लें कि ये जो एक कंडीशन वोटर आईडी देने की ये लग गई है बिना कहे कि आप कागज दिखाइए जो कि आपकी नागरिकता सिद्ध करते हैं, तभी आपको वोटर आईडी दी जाएगी, नहीं तो आप डाउटफुल होंगे और आपकी वोटर आईडी बीएलओ उस पर आपत्ति करेगा और वो हटा दी जाएगी, जो अब प्रक्रिया इस समय चलने वाली। अब वो कितने लोग हैं, लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, अच्छी संख्या में होंगे। तो हम ये भी जान लें कि कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय करे। इलेक्शन कमीशन का बिजनेस नहीं है कि किसी की आप इस बिना पे ही तो उसका वोटर आईडी काटोगे कि नागरिक नहीं है। लेकिन आपने कैसे ये तय कर दिया कि नागरिक, मान लिया उसने कागज दाखिल नहीं किए, मान लिया वो अपने पिताजी का या माताजी का या दोनों का जन्म वो प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया, आपके अनुसार 11 में से वो एक भी सर्टिफिकेट दाखिल नहीं कर पाया, तो आप किसने आपको ये अधिकार दिया है कि ये दाखिल न करने के कारण आप उसको वोटर आईडी न दो? क्या आपने ये, मतलब सवाल ये पूछने का बनता है कि क्या आपने ये तय कर दिया कि ये नागरिक नहीं है? बल्कि शुरू में जब इन्होंने अपने रूल्स या जो गाइडलाइंस जारी की थी, तो एक जगह इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा भी था कि बीएलओ जब ये पाएगा कि उसकी नागरिकता के कागज नहीं मिले और उसको वोटर आईडी इसलिए नहीं दी जा सकती, तो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भी रिपोर्ट करेगा इस बात की, उनको ये कागज या उसका नाम प्रेषित करेगा कि ये संदिग्ध व्यक्ति है और इसके खिलाफ आप सिटीजनशिप एक्ट में भी कार्रवाई करें। फिर बाद में इसको या तो उसमें कह दिया कि हम नहीं, ऐसा हमने कोई ऐसा नहीं करेंगे, हमारा नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है नागरिकता तय करना, तो आप नागरिकता तय करके वोटर आईडी क्यों दे रहे हो? कौन सा कानून आपको ये? दैट इज नंबर 1। दूसरा सवाल आपने पूछा ये राहुल गांधी का जो पूरा खुलासा हुआ है, और खुलासा केवल ये नहीं, दिल्ली का चुनाव हुआ या हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तीनों चुनावों के बाद काफी एनालिसिस CSDS ने भी दिए, काफी इधर उधर से लोग डालते रहे। जैसे मुझे याद है केजरीवाल जी के इलेक्शन में भी कुछ सूचनाएं आई थी कि इतने वोटर उसमें से हटाए गए थे और इतने नहीं आई थी, बाकायदा तथ्यों के साथ आई, बड़ी मजबूत सूचनाएं थी कि कई, चूंकि उनके क्षेत्र में बहुत सांसदों के घर है, सभी सांसदों के, तो जिन सांसदों के पास, एक सेकंड, जिन सांसदों के यहाँ लोकसभा में 1 या 2 वोट थे, उनके यहाँ एकाएक विधानसभा में 32 वोट हो गए, कहीं 28 वोट हो गए। तो अगर कोई संगठित तौर पर कोई अभियान चला रहा है और उसको चुनाव आयोग की मूक सहमति प्राप्त है, उसकी दरखास्तें स्वीकार कर ली जा रही हैं, चुनाव से पहले उसके मतदाता जोड़ लिए जा रहे हैं, और वो 10-20 हजार मतदाता कटवा सकता है, 10-20 हजार जुड़वा सकता है, तो दिल्ली में जहां 30-40 हजार वोट में फैसला होता है, वहां तो फैसला एक तरफ बदल जाएगा। हाँ, तो मैं
जो आगे चलूं उस बात पे कि पहले जो शिकायतें इस तरह की आ रही थी वो वोट जोड़ने के कि आपने फर्जी वोट जोड़ दिए। अब एसआईआर के माध्यम से जो शिकायत आ रही है वो ये कि आप वोट घटा दे रहे हो। तो इनके जो जो इलेक्शन कमीशन का समर्थन करते हैं या सत्ता का समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं, उनकी तर्क ये रहती है कि जब वोट घटाते हैं, नाम निकालते हैं तब आपको दिक्कत होती है, जब नाम जोड़ते हैं तब आपको दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या सिस्टम है जिसमें आपको दिक्कत ना हो? इसको एक तरफ रख दीजिए। आपने जो पूछा कि क्या संगठित तौर पे इस तरह की चीज की जा सकती है, वोटों में धांधली जो कि एक ही पक्ष को फेवर करे, इसका उत्तर कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम आकांक्षा व्यक्त कर सकते हैं। हम इनडायरेक्ट मैंने 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 इसलिए मैंने इसलिए पूछा कि आप जिलाधिकारी भी रहे और ये दर्शकों को जानने में रुचि भी होगी। आप जिलाधिकारी रहे हैं और बड़े जिम्मेदार और एक्शन लेने वाले जिलाधिकारी रहे हैं। तो अगर कोई जिलाधिकारी उसको ऊपर से इशारा हो और वो उस इशारे को लेने का इच्छुक हो, और आज ऐसे आप जिस जहां के जिलाधिकारी थे उस जगह पे जीत 2000 वोट से हुई है लोकसभा में, और वहां से वीडियो भी आए हैं कि जिसमें कई लोग ऐसे कहते हुए पकड़े गए हैं। एक मामले में एफआईआर भी हुई थी कि एक 18 साल से कम उम्र का लड़का एक बड़े नेता का, वो दिखा रहा है कि कैसे उसने 7-8 वोट डाले और वही प्रत्याशी जीत भी गया। तो क्या इस तरह से जहां 2-3 हजार से फर्क आया हो, ये भी वहां मिला हो कि वहां पे एक प्रत्याशी से रिलेटेड पार्टी का एक बड़े रसूख वाले का लड़का जो कम उम्र का है, जिसका खुद ही वोट नहीं है, वो 7-8 नकली वोट डाल के वीडियो भी बना रहा है। वीडियो मिला भी, फिर वो उस पर कार्रवाई भी हुई कथित। बाद में तो सब चीजें गोलमोल हो जाती है। तो अगर जिलाधिकारी इसमें थोड़ा बहुत वो हो, टेम्पटेड हो या पिलाए जाए, जैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव से सूचना आई है कि मुसलमानों के इलाकों में उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिए, लंबी सबके पुलिस वाले वो देख, ये सबके वीडियोस मौजूद है। पुलिस वाले लोगों के वो चेक करने लगे, तुम वोटर हो कि नहीं हो, आधार कार्ड लाए हो कि नहीं हो, ये लाए हो कि नहीं, और भगाने लगे बहुतों को। और पता चला कि एक खास कम्युनिटी के बहुत जगह वोट 30% रह गए, 70-80% पोल होते थे, 30% रह गए, और वहां चुनाव नतीजे भी बदल गए। और इनकी शिकायतें एफिडेविट और सब पर हुई। चुनाव आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी शिकायतें हुई थी कि इस जिलाधिकारी और इस पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में मत कराइए, सत्ता से मिला हुआ है। तो अगर पूरा चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड हो जाए और डीएमएसपी उसके साथ कंप्रोमाइज्ड हो, तो क्या चुनाव रिग नहीं किया जा सकता? इस आरोप में वजन नहीं है क्या? मैं जब आप पिछली बार वोट डालने गया था, तो जस्ट बताऊं आपको, तो वहां पे बाहर जो लोग अपनी मेजें लगाए रखते हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स और पार्टी के लोग, जो आपको वोटर लिस्ट से बताते हैं कि आपका कौन सा सीरियल नंबर है, ताकि अंदर जाकर आसानी हो जाती है, वो सीरियल नंबर बताते हो और सीधा आपका नाम वो ढूंढ लेता है उसमें। तो मैं वो नहीं लिया, मेरे पास अपनी आईडी, वोटर आईडी थी। तो वहां पे जब मैं अंदर जाने लगा, उसने कहा वो स्लिप, मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं। वहां पे लाइन लगी थी, मैंने नहीं ली। बोले पहले आप स्लिप लेके आइए। मैंने कहा क्यों लेके आऊं? बोले नहीं, वो फिर आपका नंबर ही, नाम ढूंढने में दिक्कत होगी। मैंने कहा उनका काम है नाम ढूंढना, मेरे पास मेरी वोटर आईडी है। पुलिस वाला था। मैंने कहा आप होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? अच्छा, ये आपके साथ हुआ? हाँ, पुलिस वाला था। ये आपके, देखिए, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो खुद जिलाधिकारी रहे हैं, ये उनके साथ हुआ है। तो आप एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। जी बताएं। ये सत्ता के पास बड़ी ताकत होती है और तरह तरह से उसको इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं, ये आपकी बात, सारी बात सही है, लेकिन कोई कह सकता है कि भाई ये आरोप इसका प्रूफ किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे क्यों हमको संदिग्ध का जो रवैया है वो क्यों संदिग्ध लग रहा है, क्यों वो पक्षपाती लग रहा है? कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में या उसको वेबसाइट पर रखने में आपको क्यों आपत्ति हो रही है? रखी जाती थी, हटा दी इन्होंने। क्यों हटा दी? क्योंकि जब मशीन रीडेबल लिस्ट होती है तो आप पैटर्न की टेस्टिंग कर सकते हो। एक तो होता है कि आप ए आदमी या बी आदमी या सी आदमी को टेस्ट करो, एक होता है आप एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए आप सारी वोटर आईडी वो लिस्ट फीड कर दो। हम आप डिस्कशन ना करें इसमें,
देखिए चैट जीपीटी से जब सवाल पूछते हैं तो निष्पक्ष जवाब देता है यूजुअली। वो ये थोड़ा देखता है कि पूछने वाला वो बीजेपी का है या पूछने वाला कांग्रेस का है। और हमने देखा कि चैट जीपीटी के इस्तेमाल से जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो काफी चीजें स्पष्ट या साफ हो जाती थी, अभी भी कर सकते हो। तो आप मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट अगर आप इसके साथ है तो आप उसको केवल ये कमांड दो कि आप इसमें ऐसे पैटर्न दिखाओ जो कि एक कुछ संगठित चीज का को इंडिकेट करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में से वो 50-60 जगह या जहां पे भी है वो एक लिस्ट आपको बता देगा कि ये यहाँ पर एक लगता है कि एक संगठित प्रयास है। आप उससे पूछोगे क्या संगठित प्रयास है, फिर वो मैथमेटिकली आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अगर प्रोबेबिलिटी ये माने कि भाई एवरीथिंग इज इक्वल, जो कि है कि भाई आप किसी पार्टी में भेद नहीं कर सकते, तब तो जहां पे प्रोबेबिलिटी नष्ट हो रही है वो आपको वैसी चीजें बता देगा कि क्या क्या यहाँ पर एबनॉर्मल दिख रहा है। उससे आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच जाएंगे जहां पे एआई कह रहा है कि प्रॉब्लम है, तब आप फिजिकली चेक करके उसको क्रॉस चेक करेंगे। तब ये चीज जिसकी आप आशंका व्यक्त कर रहे हो ये चीज खुल के सामने आ जाएगी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी शायद कांग्रेस की टीम ने की थी। इसीलिए जो भी ये बड़ा आसान है निष्कर्ष निकालना कि ईसी तो ये कहेगा कि भाई नहीं तो बहुत ज्यादा शिकायतें होने लगेंगी, तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुई। ईसी ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा शिकायतें होंगी, बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे, इसलिए हम सूचना ही ना दें। ये कैसा इलेक्शन है कि वोटर से चीजें छिपाई जाए? नहीं, वो तो किसी रूल 1960 का हवाला दे रहा है कि साहब हमें सूचना देना कोई जरूरी नहीं है, हम नहीं देंगे सूचना। इसके तहत हमें कहा गया है कि हमें कोई सूचना नहीं देनी है। वोटर लिस्ट अगर कुछ ये नहीं लिखा है कि ये तो नहीं लिखा है कि सूचना मत दो। हाँ, ये लिखा, ये जरूर, ये प्रकट रूप से नहीं लिखा है कि ये सूचना दो, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये सूचना मत दो। ओके। तो अगर ये नहीं लिखा है सूचना मत दो, तो क्या जब आशंका व्यक्त की जा रही है तो आपका दायित्व नहीं है कि आप उस सूचना को दो? नहीं बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा, एक बात और बताइए। एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमारे समाज में छुपाया जाता है, क्योंकि उसमें छुपाने में हम आप सब बिना जाने हुए भी और बिना चाहे हुए भी शरीक। वो ये है कि हमारे समाज में, दुनिया में जो एक ही जगह ऐसा है और वो भारत है, जहां मनुष्यों में आर्थिक आधार पर सेग्रीगेशन, रंग के आधार पर सेग्रीगेशन या अन्य भूगोल के आधार पर सेग्रीगेशन इत्यादि है, लेकिन जाति के आधार पर सेग्रीगेशन जो हमारे देश में हजारों साल से है, हमारे समाज में बहुत सारी गड़बड़ियों में उसकी भी बहुत प्रमुख भूमिका है। क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, इसको उन जातियों का समर्थन प्राप्त है जो संख्या में बहुत कम है, लेकिन प्रभाव जिनका सब जगह इसलिए है कि सारी चीजों पर उनका कब्जा। आप और हम जानते ही हैं, चाहे टॉप ब्यूरोक्रेसी हो, पूरा मीडिया, पूरी जुडिशरी, पूरी एजुकेशन सिस्टम और सरकारों पर उसका पूरी तरह से कब्जा है। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, चूंकि शिक्षा पर उनका कब्जा है तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हिस्सेदारी भयानक स्तर पर है, और इससे चीजें अलग तरह से प्रदूषित हैं और होती हैं। और उसमें हजारों साल से पनपी हुई एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का सिद्धांत उनकी, मतलब आप कह सकते हैं इनहेरिट कर रखा है उन्होंने, उनको गलत नहीं लगता। हमारे लोगों में श्रम के विरुद्ध जो सोच समझ है, जैसे हम लोगों से अस्पृश्यता जैसी चीजों को भी अभी तक लागू किए हुए हैं समाज में, और एक कम्युनिटी विशेष ही हमारे देश में मैला साफ करती है, बाकी उसमें कहने को तनख्वाहें भले कोई नाम लेके ले रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस में वही करती है। ऐसी जिस देश में स्थितियां हो, एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासी हो जो अभी भी बहुत तरह से डिप्राइव्ड हो, वहां एक जो चालाक लोगों का समूह है, जिनके पास ही सारे साधन भी हैं, संसाधनों पर भी जिनका ही कब्जा है, तो ऐसे लोग मिलजुल के अगर ऐसी संस्थाओं के जरिए, इन संस्थाओं का भी अगर हिस्सेदारी, मतलब उनकी मदद उन्हीं के साथ हो, तो आप सोचिए कि इस पूरी बेईमानी का जो ताना बाना हमारे सामने आज की बहस या इन कानूनों या इस तरह की प्रणालियों से निकल के आता है, ये उन साधारण लोगों के विरुद्ध
कितने षड्यंत्र नहीं कर सकता ये आप कहें या कर सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये चूंकि इसलिए भी जरूरी है कि हम आप दोनों उस प्रिविलेज से आते हैं और हम लोगों का अनचाहे एक भूमिका इस प्रिविलेज के जरिए उन लोगों को उत्पीड़ित करने में है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो आप जो जो उच्च वर्ग है, उच्च जाति वर्ग है, वो अगर बहुत ही सचेतना से, बहुत ही कॉन्शियस होकर अपने बायस के खिलाफ हर बार, हर नई दिक्कत में, हर नई समस्या में, हर नई राजनीतिक इशू में अगर अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता और उसके बाद एम्पैथी का इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका बायस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली काम करेगा। हम लोग जानते हैं कि उच्च जाति का 80% वोट एक पार्टी को जाता है जो वर्तमान में सत्ता में है। ये वेल नोन है। और जैसे जैसे जाति का क्रम नीचे होता जाता है, वैसे वैसे खिलाफ का वोट बढ़ता जाता है। जैसे ओबीसी में जो प्रमुख जातियां हैं उनका वोट ज्यादा सत्ता की तरफ जाएगा वगैरह। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है या जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो पूंजी का नियंत्रण करता है, और किसी भी आप अमेरिका में देखिए इस समय पूंजी और सत्ता के बीच में किस तरह का गठबंधन बन गया है कि 10-15 लोग हैं जो कि मागा के नाम से पूरी, जिन्होंने एक साहित्य की रचना कर दी है, एक पूरी प्रोजेक्ट बना दी है, प्रोजेक्ट 25 जिसका नाम था, जिसको ट्रंप को हम व्यक्ति के रूप में ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो ट्रंप कर रहा है उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक पूरा 900 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी बहस है कि भाई क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पूंजी की व्यवस्था है, पूंजी का नियंत्रण है, वो भी उसी वर्ग के हाथ में है जिसे हम उच्च जाति के हाथ में है। उच्च वर्ग, उच्च जाति मोर और लेस एक तरह से एक ही बंसी रही है। हालांकि रिजर्वेशन की वजह से एक 10 साल 20 साल का पीरियड नॉर्थ में भी आया, साउथ में तो खैर वो पहले आया था। नॉर्थ में आया जब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली, बिहार की राजनीति बदली, हमने ओबीसी को आते हुए देखा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो लंबे समय दलित मुख्यमंत्री को देखा, जिसके प्रभाव हुए, जिससे पॉलिटिकल लेवल पर जो पावर का जो वितरण है वो हो रहा था। लेकिन अब वो सारी चीजें बैकफुट पे, अब हम उसकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, काउंटर रेवोल्यूशन देख रहे हैं उसका। तो आप जो बात कह रहे हो कि इस पूरे चक्र में जो व्यू है उसमें जाति भी रोल प्ले कर रही है, उसमें आइडियोलॉजी भी रोल प्ले कर रही है, पूंजी भी रोल प्ले कर रही है। सारे मिलजुल कर एक ऐसी चीज को रच दे रहे हैं कि दुर्भाग्य ये है कि जो संस्थाएं हैं जिनका काम है कि फेयर प्ले की स्थापना या जस्टिस देना, भाई न्याय देना सबसे बड़ा काम है प्रशासन का। हम तो जब नौकरी ज्वाइन किए गए थे तो ये सारा चीज कि भाई आर्थिक विकास और ये सब और पॉलिसी और ये सारी चीजें तो एक तरफ है। पहला काम जो आईएएस अफसर का जमीन में होता है वो होता है जस्टिस देना, न्याय देना। जैसे फरियादी आपके पास आता है तो क्या कहता है, ऐसा आप सुनवाई कीजिए और न्याय दीजिए, दो ही चीजें तो मांगता है हिंदुस्तान में, जिसके रास्ते पिछले 20 वर्षों में बहुत ही कमतर होते जा रहे। पहले कम से कम अगर न्याय नहीं भी मिलता था तो गुहार लगती थी, उसको मौका मिलता था प्रोटेस्ट करने का, गालियां देने का भी मौका मिलता था, सड़क जाम करने का भी मौका मिलता था। मैं अपना याद करता हूं कि कितनी बार जब मैं कार से बाहर निकलता था घर जाने के लिए या किसी मीटिंग में जाने के लिए, तो 30 लोगों का, 40 लोगों का भी समूह किसी गांव का या विशेष रूप से किसान के यंग बच्चे होते थे किसान यूनियन के, कि कार को घेर लेते थे चारों तरफ से। ऐसा नहीं होता था कि हम उनकी पिटाई करा रहे हैं या पुलिस से तितर बितर करा रहे हैं, कार से उतरना पड़ता था, वापस कमरे में जाना पड़ता था, उन 30 को अंदर बुलाना पड़ता था।
1 घंटे उनके साथ माथापच्ची करनी पड़ती थी, उनको समझाना पड़ता था कि आप जो मांग रहे हो ये ठीक नहीं है, या इसका व्यवहार इस तरह से कर सकते हैं, इसमें ये समझौता। फिर उनके साथ एक लिखित समझौता करते थे, उस पर दोनों लोग साइन करते थे। ये तो थी ना डेमोक्रेसी कुछ हद तक। आप जाति की समस्या और वो सारी समस्याएं को एक तरफ रखो तो हमेशा रहती है, कोई समाज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया के स्तर पर ये नॉर्म एक तरह से था कि भाई 20 लोग मिलके जिलाधिकारी को फोर्स कर सकते थे कि उसकी बात सुनी जाए। आज की तारीख में आप किसी विश्वविद्यालय में देख लो क्या स्थिति है, क्या कोई छात्र समूह कुछ कर सकता है, कोई नारा लगा सकता है? 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तुरंत पुलिस बुला लेते हैं वीसी और बात भटक जाएगी, इसलिए बात को यही रोक रहा हूं। आपसे बात करना तो आनंददायक ही है। फिर हम लोग बैठेंगे सर, बहुत सारी चीजें हैं सर पे आज। मेरे ख्याल से जो आज की जो विषय था उस पे हमने जो 2-3 महीन बातें थी उनको कर लिया। नहीं, आपने बहुत क्लैरिफाई किया, नई चीजें बताई। मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आना चाहिए, मित्रों को पसंद आना चाहिए, लेकिन फिर भी बताइएगा कि हम और क्या करें। देखिए हमारे पास बहुत ही सीमित साधन है, कोई एडवांस एडिटिंग की टीम नहीं है, बहुत पैसे बहुत कम हैं। जो 2-4-10 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें निकालने में हमारी बड़ी मेहनत रहती है, तो हम बहुत जादू तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राजू शर्मा जैसे लोगों को ले आते हैं आपके सामने और उनसे इतनी जरूरी और गहरी इंफॉर्मेशन को सरल करके कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाएं। फिर भी हमारी कमी रहेगी और अपनी कमी हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राजू जी, फिर आपको फिर तंग करेंगे और ये अधिकार बनाए रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.